हाँ, अब ये नोट्स देख लीजिए। एंटी एंजाइनल ड्रग की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आती है नाइट्रेट्स, फिर आती है बीटा ब्लॉकर्स, फिर आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर और उसके बाद बाकी अदर ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग की क्लासिफिकेशन नाइट्रेट्स में हो सकती है शॉर्ट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट और पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर्स, नेक्स्ट हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं एंटी एंजाइना के लिए, जिसमें हम लोग देते हैं प्रोपेनोलॉल या फिर मेटोप्रोलॉल या फिर एटेनोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स हम लोग चाहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग की तरह प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज एंटी एंजाइनल दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेनाइल अल्काइलामाइन वेरापामिल, बेंजोथियाजेपाइन like diltiazem and dihydropyridine like nifedipine, फेनोल्डोपाम, एम्लोडिपिन, निट्राडिपिन, निम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, लड़कानिडिपिन एंड बेनिडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी एंजाइना की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं होती है फेनाइल अल्काइलामाइन लाइक वेरापामिल, बेंजोथियाजेपिन लाइक डिल्टियाजेम, डाइहाइड्रोपाइरिडिन लाइक निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्रेडिपिन, निमोडिपिन, लेसिडिपिन, लड़कानिडिपिन एंड बेनिडिपिन। ठीक है ना। इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर एज एंटी एंजाइनल इस्तेमाल करते हैं निकोरेंडिल, पोटेशियम चैनल ओपनर एज एंटी एंजाइनल इस्तेमाल करते हैं निकोरेंडिल। और अदर ड्रग्स फॉर एंटी एंजाइना है आपकी डाइपाइरिडामोल, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजिन एंड ऑक्सीफेनेड्रिन। एंटी एंजाइनल अदर दवाइयाँ है डाइपाइरिडामोल, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजिन एंड ऑक्सीफेनेड्रिन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइनल दवाइयों की क्या होती है। टू अबॉर्ट और टर्मिनेट द अटैक वी यूज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और सबलिंगुअली। फॉर क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए बाकी सारे के सारे दवाई इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है एंटी एंजाइनल दवाई की। टू अबॉर्ट या टर्मिनेट अटैक हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या फिर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या गिवन सबलिंगुअली। क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए बाकी सारे दवाई हम लोग दे रहे होते हैं। Now, drugs for peripheral vascular disease are cyclopentolate, nicotinamide xanthine and pentoxifylline. ड्रग्स फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है आपके पास, हमारे पास साइक्लोपेंटिलेट, निकोटिनाइल xanthine एंड पेंटॉक्सीफाइलिन। अब ड्रग्स फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने वाले हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए दवाई हम लोग देते हैं। फॉर पेन, एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन ट्रीटमेंट वी गिव मॉर्फिन, पेथिडीन एंड डायजेपाम। फॉर पेन, एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं मॉर्फिन, पेथिडीन एंड डायजेपाम। इसके अलावा हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजनेट भी करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेशेंट को ऑक्सीजनेट भी किया जाता है। उसके बाद पेशेंट में ब्लड वॉल्यूम और टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए स्लो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं नॉर्मल सलाइन का और लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रैन का। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम और टिश्यू परफ्यूजन के लिए एमआई में हम लोग दे रहे होते हैं स्लो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रैन। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हम लोग एमआई में देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का आईवी इन्फ्यूजन। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए एमआई में देते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का आईवी इन्फ्यूजन। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया इन एमआई के लिए हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं बीटा ब्लॉकर या आईवी इन्फ्यूजन। टैकीकार्डिया के लिए देते हैं लिडोकेन एंड प्रोकेइनामाइड और ब्रैडीकार्डिया और हार्ट ब्लॉक के लिए देते हैं हम लोग एट्रोपिन एंड इलेक्ट्रिकल पेसिंग। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया इन एमआई के लिए हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं बीटा ब्लॉकर आईवी इन्फ्यूजन। टैकी एरिथमिया के लिए देते हैं लिडोकेन एंड प्रोकेइनामाइड एंड ब्रैडी एरिथमिया और हार्ट ब्लॉक के लिए देते हैं एट्रोपिन एंड इलेक्ट्रिकल पेसिंग। पंप फेलियर अगर हो जाए मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो उसके ट्रीटमेंट में देते हैं हम लोग फ्यूरोसेमाइड, वेजोडाइलेटर्स लाइक ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड नाइट्रोप्लूसाइड और आयोनोट्रोपिक एजेंट लाइक डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। पंप फेलियर इन एमआई के लिए ट्रीटमेंट में देते हैं हम लोग फ्यूरोसेमाइड, वेजोडाइलेटर लाइक ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड नाइट्रोप्लूसाइड एंड आयोनोट्रोपिक एजेंट लाइक डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। थ्रोम्बस एंड एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए एमआई में हम लोग देते हैं एस्पिरिन 325 मिलीग्राम टू बी च्यूड एंड swallowed एंड मेंटेनेंस एट 80 to 160 मिलीग्राम डेली। ठीक है। थ्रोम्बस और एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए एमआई में हम लोग देते हैं एस्पिरिन 325 मिलीग्राम टू बी च्यूड एंड swallowed और मेंटेन करने के लिए देते हैं और मेंटेन करते हैं एस्पिरिन को हम लोग 80 to 160 मिलीग्राम डेली। इसके अलावा थ्रोम्बस और एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन भी देते हैं। थ्रोम्बस और एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन भी देते हैं। थ्रोम्बोलिसिस और रिपरफ्यूजन जो हम लोग एमआई में करना चाहते हैं उसके लिए देते हैं हम लोग फाइब्रोलिटिक एजेंट लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड एल्टीप्लेस। थ्रोम्बोलिसिस एंड रिपरफ्यूजन इन एमआई में देने के लिए हम लोग एमआई में करने के लिए हम लोग फाइब्रोलिटिक एजेंट जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और एल्टीप्लेस इस्तेमाल करते हैं। और रिपरफ्यूजन के लिए हम लोग परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करते हैं। रिपरफ्यूजन के लिए परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन किया करते हैं।
इसके अलावा रिमॉडलिंग और सब्सिक्वेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एमआई में एस इनहिबिटर और एआरबी चलाते हैं। रिमॉडलिंग और सब्सिक्वेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए एमआई में हम लोग एस इनहिबिटर और एआरबी चला रहे होते हैं। फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट इनहिबिटर एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं और हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स दिया करते हैं। फ्यूचर अटैक ऑफ एमआई को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट इनहिबिटर एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल चलाते हैं, बीटा ब्लॉकर चलाते हैं और हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन चलाया करते हैं। ये एमआई का ट्रीटमेंट। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन में डायूरेटिक हम लोग देते हैं थियाजाइड लाइक हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडापामाइड। डायूरेटिक्स हम लोग देते हैं थियाजाइड लाइक हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडापामाइड। इसके अलावा हम लोग हाई सीलिंग डायूरेटिक देते हैं फ्यूरोसेमाइड, हाई सीलिंग डायूरेटिक देते हैं फ्यूरोसेमाइड और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और एमिलोडाइड और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और एमिलोडाइड। इसके अलावा हम लोग एस इनहिबिटर्स भी चला रहे होते हैं जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल एंड फोसिनोप्रिल। इसके अलावा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए एस इनहिबिटर चलाते हैं हम लोग कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल एंड फोसिनोप्रिल। इसके अलावा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं लोसार्टन, कैंडेसार्टन, इरवेसार्टन, वेल्सार्टन और टेलमिसार्टन। ठीक है ना। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर चलाते हैं हम लोग लोसार्टन, कैंडेसार्टन, इरवेसार्टन, वेल्सार्टन और टेलमिसार्टन। इसके अलावा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्रेडिपिन और लैसिडिपिन। ठीक है। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाते हैं हम लोग वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्रेडिपिन और लैसिडिपिन। इसके अलावा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं हम लोग प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल और एटेनोलॉल। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं हम लोग प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल और एटेनोलॉल और हाइपरटेंशन में हम लोग देते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर लाइक लैबेटालॉल और कार्वेडिलॉल। ठीक है। हाइपरटेंशन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दे रहे होते हैं लैबेटालॉल और कार्वेडिलॉल और हाइपरटेंशन में हम लोग अल्फा ब्लॉकर देते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामिन एंड फेनॉक्सीबेंजामिन। ठीक है ना। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए अल्फा ब्लॉकर देते हैं हम लोग प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामिन एंड फेनॉक्सीबेंजामिन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग हाइपरटेंशन में देते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स लाइक क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। हाइपरटेंशन में सेंट्रल सिंपैथोलिटिक देते हैं क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा और हाइपरटेंशन में वेजोडाइलेटर्स देते हैं जैसे कि आर्टेरियल वेजोडाइलेटर देते हैं हम लोग हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड और आर्टेरियोलर विद वेनस डायलेटेशन कराती है तुम्हारी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। हाइपरटेंशन में वेजोडाइलेटर जो हम लोग देते हैं आर्टेरियल वेजोडाइलेटर होते हैं हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड और आर्टेरियोलर विद वेनस डायलेटेशन कराती है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है ना। अब फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव दवाई हम लोग कौन कौन सा किस किस कंडीशन में चूज करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लाइन हाइपरटेंशन फर्स्ट लाइन हम लोग डायूरेटिक चलाते हैं जब हार्ट फेलियर हो रही हो, हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क हो, रिकरेंट स्ट्रोक को प्रिवेंट करना चाहते हो या फिर डायबिटीज अगर हो रखी हुई हो। डायूरेटिक हम लोग देते हैं हाइपरटेंशन के फर्स्ट लाइन में अगर हार्ट फेलियर हो रखी हुई हो या फिर हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क हो या फिर रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंट करना चाहते हो या फिर डायबिटीज अगर हो रही हुई हो। लेकिन डायूरेटिक जो होते हैं वो तुम्हारी एल्डरली पेशेंट में, लो रेनिन हाइपरटेंशन में, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी विद वॉल्यूम ओवरलोड में और लो कॉस्ट थेरेपी इन सारे केसेस में भी सुटेबल होती है। डायूरेटिक एज फर्स्ट लाइन इन हाइपरटेंशन एल्डरली पेशेंट में, लो रेनिन हाइपरटेंशन में, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी विद वॉल्यूम ओवरलोड में और लो कॉस्ट थेरेपी में भी तुम्हारी सुटेबल होती है। लेकिन डायूरेटिक हम लोग कहाँ पे नहीं चला सकते हैं अगर गाउट या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट हो या फिर एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल अगर हो या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अगर हो। हाइपरटेंशन में हम लोग फर्स्ट लाइन के तहत डायूरेटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर गाउट हो या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट हो, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल हो या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अगर हो। नेक्स्ट हम लोग एस इनहिबिटर फर्स्ट लाइन की तरह एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कब कब चला सकते हैं अगर हार्ट फेलियर हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका हुआ हो, हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क अगर हो, डायबिटीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या फिर रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंट करना चाहते हो। ठीक है ना। हाइपरटेंशन में एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एज फर्स्ट लाइन हम लोग कब कब इस्तेमाल करते हैं अगर हार्ट फेलियर हो रखी हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रखी हुई हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हाई रिस्क हो या फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या फिर बार बार स्ट्रोक का हम लोग अगर प्रिवेंट करना चाहते हो। लेकिन इसके अलावा एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर किस किस में सुटेबल होती है अगर रिलेटिवली यंग पेशेंट हो, पेशेंट में अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी हुई हो, गाउट हो रखी हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रखी हुई हो या फिर डिसलिपिडेमिक पेशेंट अगर हो। ठीक है ना। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और किस किस कंडीशन में सुटेबल होती है अगर रिलेटिवली यंग पेशेंट हो, पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी हो, गाउट हो रखी हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रखी हो या फिर डिसलिपिडेमिक पेशेंट अगर हो। लेकिन एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहाँ पे नहीं दे सकते हैं अगर बायलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस
स्टेनोसिस हो, या फिर यूनिलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, या फिर हाइपरकैलेमिया हो गई हो, या फिर प्री एग्जिस्टिंग ड्राई कफ अगर हो रही हो, ठीक है ना। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का पे नहीं चला सकते हैं अगर बायलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, या फिर यूनिलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, या फिर हाइपरकैलेमिया, या फिर प्री एग्जिस्टिंग ड्राई कफ अगर हो। बीटा ब्लॉकर एज फर्स्ट लाइन हम लोग कब कब दे रहे होते हैं, अगर स्टेबल हार्ट फेलियर हो, या फिर एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुकी हुई हो, या फिर हाई सीएडी रिस्क अगर हो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर एज फर्स्ट लाइन काका पे चलाते हैं अगर स्टेबल हार्ट फेलियर हो रखी हुई हो, या फिर एमआई हो चुकी हुई हो, या फिर हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज का अगर रिस्क हो। लेकिन बीटा ब्लॉकर काका पे सुटेबल होती है अगर कोई एग्जिस्टिंग एंग्जाइटी और टैकीकार्डिया हो, रिलेटिवली यंग पेशेंट हो, नॉन ओबीस पेशेंट हो, हाई रेनिन हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी हो, माइग्रेन का पेशेंट हो, या फिर लो कॉस्ट थेरेपी अगर चलानी हो। बीटा ब्लॉकर और काका पे हम लोग चला सकते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग एंग्जाइटी या टैकीकार्डिया हो, रिलेटिवली यंग पेशेंट हो, नॉन ओबीस पेशेंट हो, हाई रेनिन हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी हो, माइग्रेन पेशेंट हो रखी हो पेशेंट को, या फिर लो कॉस्ट थेरेपी अगर चला रहे हो तो। और बीटा ब्लॉकर काका पे नहीं दे सकते अगर एस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रेडिकार्डिया हो, कंडक्शन डिफेक्ट हो, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हो, पीवीडी अगर हो रखी हो, या फिर एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल अगर आ रही हो। बीटा ब्लॉकर काका पे नहीं चला सकते अगर एस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रेडिकार्डिया हो, कंडक्शन डिफेक्ट हो, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हो, पीवीडी हो, या एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज फर्स्ट लाइन हम लोग काका पे इस्तेमाल करते हैं अगर रिकरेंट स्ट्रोक को प्रिवेंट करना चाहते हो, और काका पे सुटेबल होती है अगर एल्डरली पेशेंट हो, पोर आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस के साथ, या फिर आइसोलेटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो रखी हो, या फिर एस्थमा हो, सीओपीडी हो, रेनॉट फिनोमेना हो, या फिर प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन हो, या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो। काका पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट लाइन हम लोग सुटेबली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एल्डरली पेशेंट हो, पोर आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस के साथ, आइसोलेटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो रही हो, एस्थमा हो रही हो, सीओपीडी हो रही हो, रेनॉट पेशेंट हो, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, या फिर डायबिटीज मेलाइटस अगर हो रखी हुई हो। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काका पे नहीं चला सकते हैं। वेरापामिल और डिल्टियाज़ेम हम लोग नहीं चलाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कंडक्शन डिफेक्ट में, सिक साइनस सिंड्रोम में, और अगर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर मिल रही हो तो। वेरापामिल और डिल्टियाज़ेम काका पे नहीं चलाते अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, कंडक्शन डिफेक्ट हो, सिक साइनस सिंड्रोम हो, या फिर पेशेंट को बीटा ब्लॉकर अगर मिल रही हो तो। और डाईहाइड्रोपाइरिन हम लोग काका पे इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, एमआई हो चुकी हुई हो, या फिर लड़के में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया हो रही हो, या फिर जीआरडी अगर हो रही हो तो। डाईहाइड्रोपाइरिन काका भी इस्तेमाल नहीं करते अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज हो रखी हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुकी हुई हो, बीपीएच हो रखी हुई हो, या फिर जीआरडी अगर हो रखी हो। जेएनसी 7 गाइडलाइंस फॉर हाइपरटेंशन क्या क्या कहती है? सारे के सारे हाइपरटेंशन अप टू स्टेज 1 दैट इज 140 to 160 by 90 to 100, उसमें हम लोग सबसे पहले चलाएंगे थियाजाइड 12.5 से 25 मिलीग्राम रोजाना। उससे काम नहीं बनी तो फिर एस इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अलॉन्ग विद बीटा ब्लॉकर चलाएंगे, या फिर एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अलॉन्ग विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चला रहे होंगे। लेकिन अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो रखी हो, दैट इज 160 से ज्यादा सिस्टोलिक और 110 से ज्यादा डायस्टोलिक अगर हो रखी हो, तो थियाजाइड के साथ साथ बीटा ब्लॉकर दोनों 2 ड्रग कॉम्बिनेशन लोग पहले से शुरू कर देते हैं। अगर इन दवाइयों से भी तुम्हारा रेजिस्टेंट केस हो गया हुआ है तो फिर हम लोग को 3 ड्रग रेजिमेंट चलानी पड़ती है, जहां पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद एस इनहिबिटर विद डायूरेटिक, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद बीटा ब्लॉकर विद डायूरेटिक, या फिर एस इनहिबिटर विद बीटा ब्लॉकर विद डायूरेटिक हम लोग दे रहे होते हैं। याद रखिएगा एस इनहिबिटर जहां पे दे रहे हैं वहां पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। अगर इससे भी रेजिस्टेंट केस हो गई हो तो फिर उसका रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहकर हम लोग उसमें 4 ड्रग थेरेपी चला रहे होते हैं। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो होती है उसमें सिस्टोलिक 180 पार कर रही होती है, डायस्टोलिक 120 पार कर रही होती है, साथ में एंड ऑर्गन डैमेज हो चुकी हुई होती है। इस केस में हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, डायऑक्साइड, हाइड्रोलाजीन, एस्मोलॉल, फेंटोलामीन, लेवेटोलॉल और फ्यूरोसेमाइड चलाते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, डायऑक्साइड, हाइड्रोलाजीन, एस्मोलॉल, फेंटोलामीन, लेवेटोलॉल और फ्यूरोसेमाइड चला रहे होते हैं। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग दे ही नहीं सकते हाइपरटेंशन में? अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर को क्लोनिडीन के साथ नहीं देनी होती है। निफेडिपिन जैसे डाइहाइड्रोपाइरिन को डायूरेटिक के साथ नहीं देनी होती है। अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर को क्लोनिडीन के साथ नहीं देते हैं। निफेडिपिन दैट इज डाइहाइड्रोपाइरिन को डायूरेटिक के साथ नहीं देनी होती है। हाइड्रोलाजीन को कभी भी डाइहाइड्रोपाइरिन या फिर प्राजोसिन के साथ नहीं देनी होती है। हाइड्रोलाजीन को कभी भी डाइहाइड्रोपाइरिन या फिर प्राजोसिन के साथ नहीं देनी होती है। वेरापामिल या डिल्टियाज़ेम को बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं देनी होती है। वेरापामिल या डिल्टियाज़ेम को बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं देनी होती है। और मिथाइल डोपा को कभी क्लोनिडीन के साथ नहीं देते हैं। मिथाइल डोपा को कभी क्लोनिडीन के साथ नहीं देते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी अगर है तो फिर हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा, डाइहाइड्रोपाइरिन जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे होते हैं। लेकिन डाइहाइड्रोपाइरिन जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को लेबर से पहले स्टॉप कर देनी होती है, वरना वो लेबर को प्रोलॉन्ग कर दे सकती है। और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले दवाई देते हैं, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, पिंडोलॉल और एसोब्यूटोलॉल। इसके अलावा प्राजोसिन और क्लोनिडीन भी दे रहे होते हैं।
हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी अगर हो रखी हो तो हाइड्रोलाजिन चलाते हैं, मिथाइलडोपा चलाते हैं, डाईहाइड्रोपाइरिडीन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, लेकिन वो लेबर से पहले स्टॉप कर देनी होती है। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाली दवाई जैसे कि एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, पिंडोलॉल, एसेब्यूटोलॉल भी दे रहे होते हैं और प्लाजोसिन एंड क्लोरिडीन भी दे रहे होते हैं। लेकिन कौन कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में? डायूरेटिक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोपेनोलॉल और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कौन कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी होती है? डायूरेटिक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, non-selective beta blocker like propranolol and sodium nitroprusside.